बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गवर्नर और गवर्नर जनरल। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव, ठीक। रॉबर्ट क्लाइव का अध्ययन करते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव ये कौन है, पहले हम ये जान लें कि देखिए, रॉबर्ट क्लाइव 1742 में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में आते हैं। किस रूप में आ रहे हैं? क्लर्क के रूप में आ रहे हैं। 1749 में प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। जैसा कि आप जान रहे हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था और इस युद्ध का परिणाम क्या आया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों की जो कंपनी है, ये रहती कहाँ थी? मद्रास में रहती थी, ठीक। या आप कह सकते हैं फोर्ट सेंट डेविड जॉर्ज में रहती थी, ठीक है। तो फोर्ट सेंट डेविड जॉर्ज पर किसका अधिकार हो गया था? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले का अधिकार हो चुका था, ठीक। तो उसी समय ये रॉबर्ट क्लाइव को भागने के लिए विवश होना पड़ा था। लेकिन ये रॉबर्ट क्लाइव की लाइफ में एक परिवर्तन ला रहा है, क्योंकि इसी वर्ष यह सेना में आते हैं। इनकी नियुक्ति जो है एक क्लर्क से सेना के रूप में आती है। ये जब आपने जान लिया, ठीक है, कि देखिए एक सिविलियन से यह सेना के में कैसे आए, ठीक है ना। फिर से मैं आपको बता दूं कि 1742 में, ठीक है, कोई 17 साल की आयु में, 17 वर्ष की आयु में रॉबर्ट क्लाइव एक क्लर्क के रूप में आए थे। 1749 में प्रथम कर्नाटक युद्ध वैसे तो खत्म 48 में हो गया था, लेकिन 1749 में प्रथम कर्नाटक युद्ध का जब अंत हुआ तो उस समय आप याद रखिएगा कि रॉबर्ट क्लाइव ये भागने के लिए विवश हुए थे। जब ये भागने के लिए विवश हुए तो एक काम हुआ। क्या हुआ कि फोर्ट सेंट डेविड जॉर्ज पर किसका अधिकार हो रहा है? डुप्ले का अधिकार हो रहा है, ठीक। जब ये डुप्ले का अधिकार हो गया तब आप एक चीज याद रखिएगा कि रॉबर्ट क्लाइव के जीवन में एक परिवर्तन आ रहा है। अब उनको सेना की नौकरी मिल गई, मतलब सेना में आ गए, ठीक है। अब एक चीज आपको और याद रखना है, ठीक है ना, कि अब ये सेना में आ गए हैं। अब ये देखिए, अब सेना के रूप में या सैनिक के रूप में उनका पहला कार्य क्या है? ठीक है, या आप कह सकते हैं कि सेना के रूप में उनका पहला कार्य है अर्काट का घेरा। अर्काट का घेरा, ठीक, ठीक है ना। तो ये अर्काट का घेरा उन्होंने कब डाला था? 1752 में डाला था। और आप जानती हैं कि अर्काट के घेरे से, ठीक है, कर्नाटक के नवाब चंदा साहब का सूर्यास्त हो गया था। मतलब कर्नाटक की नवाबियत किसके हाथ से निकल गई थी? चंदा साहब के हाथ से निकल गई थी। और इस प्रकार से जो दूसरा कर्नाटक वॉर हुआ था उसके पहले चरण में तो कौन जीता था? फ्रांस ही जीता था। लेकिन अर्काट की घेराबंदी करके रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है, फ्रांस की जीत को हार में बदल दिया था, ठीक। अब एक चीज देखिए, इसके बाद इनको कौन सा पद मिल रहा है? इसके बाद ये मेजर जनरल का पद प्राप्त कर लेते हैं। कौन? ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। तो जब रॉबर्ट क्लाइव मेजर जनरल का पद प्राप्त करते हैं तो उसके बाद इन्होंने क्या वर्क किया है? ठीक है, तो आप कहेंगे कि पहला कार्य तो उन्होंने ये किया कि इन्होंने चंद्रनगर को, चंद्रनगर कहां पर है? पहले चीज तो आप याद रखिएगा, बंगाल में है। ये किसकी बस्ती थी? फ्रांसीसी बस्ती थी, ठीक। तो 14 मार्च 1757 को इन्होंने फ्रांस से चंद्रनगर किले को छीना था।
ठीक है, और इसी के साथ प्लासी के युद्ध की नींव पड़ गई थी। ठीक है, फिर देखिए इन्होंने प्लासी का युद्ध जीता था। ठीक है, आप पढ़ चुके हैं प्लासी का युद्ध कल वाले वीडियो में। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध जीता। तो प्लासी के युद्ध को जीतने के बाद इनको क्या मिला, तो आप कहेंगे कि ये बंगाल के गवर्नर बन गए। ठीक है ना, तो अब हमारा मैटर शुरू होगा बंगाल के गवर्नर के रूप में रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो आप जरा देखिएगा रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर के रूप में क्या क्या वर्क कर रहे हैं, उनके काल की घटनाएं क्या हो रही है। आपको हमने बता दिया कि इनको गवर्नर का पद क्यों मिला, प्लासी का युद्ध जीतने के बाद मिला है। ठीक है ना, तो अब हम डालेंगे, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ये गवर्नर बन रहे हैं। ठीक है, क्लियर। तो जो रॉबर्ट क्लाइव है गवर्नर बन रहे हैं, तो इनका समय क्या है, 1757 से 1760। ठीक है, गवर्नर के रूप में ये इनका प्रथम कार्यकाल है। प्रथम कार्यकाल है, इसका मतलब एक आध बार और आएंगे ये इनका प्रथम कार्यकाल है। दोबारा ये आएंगे, ठीक है, 1765 से 1767 के लिए आएंगे। ये इनका द्वितीय कार्यकाल है। ठीक, अब हमको एक चीज याद रखना होगा कि जो रॉबर्ट क्लाइव हैं इनकी कुछ उपाधियां हैं। उपाधियां हैं, ठीक है, तो देखिए जो उपाधियां हैं उसमें से एक आपको याद रखना होगा कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट्स, कौन है ये, विलियम पिट्स हैं। कौन है ये, ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं। ठीक, तो विलियम पिट्स ने रॉबर्ट क्लाइव को कोई टाइटल दिया था, कोई उपाधि दिया था, तो कहा था कि हेवन बॉर्न, मतलब स्वर्ग में जन्मा हुआ सेनापति। लिख दे रहे हैं आपको के लिए, हेवन बॉर्न, ठीक है, जनरल की टाइटल दिया है किसने, प्रधानमंत्री विलियम पिट्स ने। एक चीज आप और याद रखिएगा, स्पेयर एक इतिहासकार है स्पेयर, और स्पेयर ने इनको क्या कहा था, भविष्य का अग्रदूत, भविष्य का अग्रदूत। ठीक है, और एक चीज और, कंपनी के कर्मचारियों के बीच में या कंपनी में या अंग्रेज सरकार के लिए ये क्या जाने गए हैं, तो आप कह सकते हैं कि भारत में अंग्रेजी राज्य का आर्किटेक्ट, ठीक है, आर्किटेक्ट कहा जाता है इनको। ठीक है, आर्किटेक्ट। एक चीज इनको और कहा जाता है, वो क्या कहा जाता है इनको, आप कहेंगे अंग्रेजों का मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, अंग्रेजों का मस्तिष्क या ब्रेन कहा जाता है। ठीक, तो ये है एक इनकी उपाधि। आपको कल हमने बताया था, मतलब पिछले वीडियो में जब हम प्लासी का वार बता रहे थे, तो हमने आपको एक चीज बताया था कि मिर्जाफर ने किससे, बादशाह आलमगीर सेकंड से इनको एक उपाधि दिलाई थी, और वह उपाधि कौन थी, उमरा की। मिर्जाफर के कहने पर किसने यह उपाधि दिया है, उमरा की। तो ये उमरा की उपाधि आलमगीर सेकंड ने दिया है, भारतीय बादशाह आलमगीर सेकंड ने दिया था। ठीक, अब जब आपने इतना जान लिया, तो एक चीज याद रखिएगा कि जब ये गवर्नर हैं, तो गवर्नर रहते हुए इन्होंने क्या युद्ध किए हैं, क्या इनकी उपलब्धियां रही हैं जब ये पहली बार गवर्नर रहे। तो देखिए इन्होंने एक वॉर लड़ा था जिसे बेदरा का वॉर कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है, बेदरा का वॉर। तो देखिए आइए देखते हैं बेदरा। ठीक है, तो देखिए प्रथम गवर्नरशिप में ये बेदरा का वॉर,
बेदरा का युद्ध या बैटल ऑफ वेदरा, ठीक ना। देखिए, ये जो बैटल ऑफ बेदरा है, इसे और किस नाम से जाना जा सकता है? आप कह सकते हैं कि बेदरा को ही चिंसुरा भी कहा जाता है, चिंसुरा वार के नाम से भी जाना जाता है। एक बात आप और याद रखिएगा, इसे हुगली का वार भी कहा जाता है। हुगली का वार मतलब बैटल ऑफ बेदरा, चिंसुरा, हुगली, चिंसुरा और ये बेदरा लिखा हुआ है, ठीक है। ये कब हुआ है? 1759 में हुआ है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि यह कहाँ पड़ता है, तो ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है और हुगली जिले के अंदर पड़ता है, ठीक है ना। बेदरा की लोकेशन क्या है? तो आप कहेंगे वेस्ट बंगाल में है, पश्चिमी बंगाल में है और हुगली जिले के अंतर्गत है। बेदरा क्या है? तो आप कहेंगे डचों का यह मुख्यालय था। डचों का पूर्वी भारत में या बंगाल में डचों का मुख्यालय क्या है? बेदरा है। तो यह वार किसके किसके बीच हुआ था? तो कल हमने आपको बताया था कि यह ईस्ट इंडिया कंपनी और डच कंपनी के बीच हुआ था। इसमें क्या हुआ था? डच हार गए थे और डच जब हारे तो इसी के साथ वे भारतीय राजनीति से दूर चले गए थे और वो इंडोनेशिया से व्यापार में, ठीक है, लग गए थे, ठीक। अब इनका जो दूसरा वार है, ठीक है, आप बेदरा का डेट लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 25 नवंबर 1759 है। और अब गवर्नर के रूप में इन्होंने एक कार्य और किया था। वो क्या कार्य था? वांडीवास का युद्ध था, वांडीवास। यह है वांडीवास का युद्ध या बैटल ऑफ वांडीवास। पहली चीज, इसका डेट आप लिख देंगे, यह 22 जनवरी को हुआ है, 22 जनवरी 1760 को हुआ है, ठीक है। और ये वांडीवास की लोकेशन क्या है, स्थिति क्या है? तो आप कहेंगे यह तमिलनाडु में है, ठीक है। और तमिलनाडु में वांडीवास की लोकेशन है और यह युद्ध किसके बीच हुआ है और क्यों हुआ है? तो देखिए, वांडीवास का युद्ध जो है, यह एक तो इसका रीजन है कि यह सप्तवर्षीय जो युद्ध है, 7 ईयर वॉर, सप्तवर्षीय युद्ध है ना। तो ये जो सप्तवर्षीय युद्ध है, इसी का यह विस्तार है, ठीक है। दूसरी चीज ये है, दूसरा इसका रीजन क्या है? देखिए, जो पूर्व एशिया है, पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया, ठीक है, दोनों पर आधिपत्य को लेकर के फ्रांस और ब्रिटेन की कंपनियों के बीच लड़ा गया था, ठीक है। तो इधर हमने लिख दिया फ्रांस, मतलब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी होगी, और इधर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी होगी, ठीक है ना। ईस्ट इंडिया, ये फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, ठीक। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, काउंट द लाली कर रहे हैं, ठीक है। और इनका नेतृत्व कर रहे हैं सर आयरकूट, सर आयरकूट कर रहे हैं, ठीक ना। और इसमें फ्रांस, मतलब ये ग्रुप फ्रांस, ये हार गया था, ठीक है ना। और फ्रांस जब ये हारा तो इसी के साथ वह भारतीय राजनीति से यह बाहर हो गया था, ठीक ना। और एक चीज ये भी याद रखिएगा, काउंट द लैली को, ठीक है, लुई 16 के आदेश पर जो है हैंग कर दिया गया था, वर्साई के पैलेस में ले जाकर के इनको फांसी दी जा चुकी थी, ठीक है। 1760 में रॉबर्ट क्लाइव ने इस्तीफा दे दिया था और वो लंदन चले गए थे, ब्रिटेन चले गए थे, ठीक है। अब उनके स्थान पर एक गवर्नर आएंगे जिनका नाम है बेनिस्टार्ट, ठीक है, हेनरी बेनिस्टार्ट इनका पूरा नाम है। तो हेनरी बेनिस्टार्ट
ये देखिए, ये प्रथम कार्यकाल खत्म हो गया इनका, अभी फिर ये आ जाएंगे, दोबारा आ जाएंगे। ठीक है, तो हेनरी वेनस्टार्ट हम आपके सामने लिख रहे हैं, हेनरी, और ये है वेनस्टार्ट। ठीक, वेनस्टार्ट, क्लियर। तो देखिए, जो हेनरी वेनस्टार्ट हैं, इनका जो समय है वह 1760 से 1765 है। तो हेनरी वेनस्टार्ट ने क्या कार्य किया था? एक तो इन्होंने मीर कासिम की ताजपोशी किया था, मतलब इनको नवाब बनाया था, और मतलब मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को नवाब बनाया था। कल के वीडियो में हमने बताया था आपको इसके बारे में पूरा। ठीक है, दूसरी बात, इन्होंने एक कार्य और किया था। ठीक है, इन्हीं के काल में पटना हत्याकांड हुआ था। ये भी मैटर कल आपको दिया गया था कि जिसमें पटना में मीर कासिम की कोठी थी, और उस कोठी को एलिस ने, जो कि अंग्रेजों के रेजिडेंट थे पटना में, उनके निर्देश पर पटना कोठी की जांच की गई थी। ठीक है, और उसके अंदर सुराग पाए जाने का आरोप लगाया गया था। ठीक है ना। तो नाराज होकर के मीर कासिम ने क्या किया था कि पटना की अंग्रेज बस्तियों पर, ठीक है, सैन्य कार्रवाई करके कत्लेआम कर दिया था। ठीक है, ये है पटना हत्याकांड। ठीक है, इसके बाद इनके काल की एक घटना हुई थी, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, ये भी आप पढ़ चुके हैं कल के ही वीडियो में, पिछले वीडियो में ही है। तो बक्सर का युद्ध इन्होंने जीता था। किसने? वेनस्टार्ट ने जीत लिया था, लेकिन वेनस्टार्ट को वापस बुला लिया गया था। ठीक है ना। और वेनस्टार्ट को वापस बुलाने के बाद पुनः किसको लाया गया? रॉबर्ट क्लाइव को लाया गया था। ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जब रॉबर्ट क्लाइव दोबारा आते हैं तो ये क्या करते हैं। ठीक, देखिए, रॉबर्ट क्लाइव का दूसरा जो कार्यकाल है वो 1765 से 1767 का है। ठीक है, तो देखिए, जब रॉबर्ट क्लाइव दोबारा आते हैं तो सबसे पहले ये कहाँ आ रहे हैं? इलाहाबाद आ रहे हैं। ठीक, और इलाहाबाद में यह 2 संधियां करते हैं। ठीक है, क्या क्या संधि कर रहे हैं और किससे कर रहे हैं? तो देखिए, जो पहली संधि उन्होंने किया है वो 12 अगस्त को किया है। 12 अगस्त 1765 को किया है। और ये संधि इन्होंने किससे किया? ये संधि उन्होंने भारत के बादशाह, कौन है? शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड। ठीक है ना। तो शाह आलम सेकंड साहब से ये संधि किया था। ठीक है, और जो दूसरी संधि इन्होंने किया था ये 16 अगस्त को किया था, 1765 को। यह संधि किसके साथ हुई थी? यह संधि इन्होंने अवध के नवाब शुजा उद दौला के साथ किया था। ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा कि 12 अगस्त 1765 की जो संधि हो रही है, इस संधि के अंदर क्या हो रहा है? किसके साथ हो रही है? शाह आलम सेकंड के साथ हो रही है। तो देखिए, इसमें पहली बात आप याद रखिएगा कि बादशाह शाह आलम सेकंड को अंग्रेजों की पेंशन दे दी गई। मतलब हमारा बादशाह ये किस पर निर्भर हो रहा है अपने जीवन के लिए? अंग्रेजों की पेंशन पर निर्भर हो गया। दूसरी तरफ शाह आलम सेकंड को कड़ा और इलाहाबाद कि 2 जिलों का राजस्व भी सौंपा गया था, और इसके बदले इन्होंने एक चीज प्राप्त कर लिया था। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। वो क्या था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर लिया था। ठीक, ये इन्होंने बादशाह से प्राप्त किया था। और शुजा उद दौला के साथ इन्होंने जो 16 अगस्त को संधि किया था, उसमें क्या क्या सेक्शंस थे, क्या क्या धाराएं थी? पहली चीज तो आप याद रखिएगा कि शुजा उद दौला
से ये देखिए लिखा हुआ है कड़ा और इलाहाबाद। कड़ा और इलाहाबाद ये अवध रियासत के हिस्से थे, ठीक है ना। तो कड़ा और इलाहाबाद ये सुजाउद्दौला से ले लिया गया, ठीक। सेकंड चीज क्या किया गया कि अवध को बफर स्टेट घोषित कर दिया गया, ठीक है। और तीसरी बात ये की गई कि अवध की जो सेना थी ये भंग कर दी गई, ठीक है। अवध की जो सेना है ये भंग कर दी गई, ठीक ना। और अवध की सेना को भंग करने के बाद यहां अंग्रेजों की सेना रखी गई, जिसका खर्च कौन देगा? सुजाउद्दौला देंगे या अवध के नवाब देंगे। चौथी बात इसके अंदर ये थी कि एक रेजिडेंट अवध की राजधानी फैजाबाद में रहेगा, ठीक है ना। ये इन्होंने संधि कर लिया, ठीक है, दोनों लोगों से, बादशाह शाह आलम से और अवध के नवाब सुजाउद्दौला से। अब देखिए, जब इन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर लिया, ठीक है, तब इन्होंने क्या किया? तो जाहिर सी बात है कि ये बंगाल की दीवान बन गई। कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, ये क्या बन गई? बंगाल की दीवान बन गई, या आप कह सकते हैं बंगाल, बिहार, उड़ीसा की ये दीवान बन रही है, ठीक। तो अब जब ये दीवान बन गई तो ये करती क्या है? तो देखिए, दीवान बनने के बाद मतलब कंपनी जब ये दीवान बन रही है तो दीवान बनने के बाद वो करती क्या है? राजस्व वसूली के लिए, ठीक है, ये करती क्या है? तो आप कहोगे कि देखिए, ये 3 दीवान नियुक्त करती है। कहां कहां के लिए नियुक्त कर रही है? बिहार के लिए, बिहार के लिए सिताब राय आ रहे हैं या सिताब राय की नियुक्ति की जा रही है। दूसरा है बंगाल, बंगाल के दीवान बनाए जा रहे हैं मोहम्मद रजा बनाए जा रहे हैं। और तीसरा है उड़ीसा, उड़ीसा के दीवान बनाए जा रहे हैं राय दुर्लभ, ठीक, क्लियर। तो अब एक चीज आपको याद रखना होगा, द्वैत प्रणाली। जब ये दीवान बन गए तो इन्होंने बंगाल में कौन सी व्यवस्था लागू किया था? द्वैत प्रणाली लागू किया था। ये द्वैत प्रणाली क्या है? ड्यूअल सिस्टम। तो अब हम आपको ये बता दें कि यह द्वैत प्रणाली क्या है। तो आप याद रखिएगा कि द्वैत प्रणाली है एक राज्य के संसाधन को 2 भागों में बांट देना ही द्वैत प्रणाली है, ठीक है। देखिए, द्वैत हिंदी में द्वैध तो 2 बार आएगा, एक यहां आएगा, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आएगा, लेकिन उसकी अंग्रेजी होगी डायरकी और इसकी अंग्रेजी है डुअल, ठीक है। तो सबसे पहले हम डुअल सिस्टम पढ़ते हैं कि डुअल सिस्टम क्या है। द्वैध प्रणाली, डुअल सिस्टम या द्वैत प्रणाली क्या है, ठीक है। तो आप ये देखिए, जो बंगाल का शासन हो रहा है वह कैसे होता था? तो बंगाल का शासन करने के लिए नवाब होता था, ठीक है। तो नवाब में क्या था? दीवानी का अधिकार था और सूबेदारी का अधिकार था या फौजदारी का अधिकार था, सूबेदारी लिख दे रहे हैं यहां, ठीक है। तो द्वैत प्रणाली से पहले क्या था? बंगाल का अपना नवाब था, उसके दीवानी कार्य भी थे, सूबेदारी का कार्य भी करता था। दीवानी मतलब राजस्व संग्रह कराता था, ठीक है, और सूबेदारी का मतलब है शांति व्यवस्था बनाता था, ठीक है। लेकिन अब जब द्वैत प्रणाली लागू हो गई तो देखिए, ये नवाब क्या हुआ? अब नवाब यहां आ जाएगा। नवाब की लोकेशन आई कि नवाब तो सूबेदारी का काम करेगा, निजामत का काम करेगा, निजामत मतलब प्रशासन, ये निजामत का काम करेगा या प्रशासन का काम करेगा। लेकिन
राजस्व संग्रह का कार्य कंपनी, ठीक है, अपने 3 दीवानों के माध्यम से करेगी। अभी हमने नाम बताया था आपको, 3 दीवानों। कंपनी क्या करेगी? राजस्व संग्रह का कार्य करेगी। कैसे करेगी? अपने 3 दीवानों के माध्यम से करेगी। मतलब सिताब राय के माध्यम से, रजा के माध्यम से, मोहम्मद रजा के माध्यम से, और राय दुर्लभ के नाम के द्वारा करेगी। ठीक, अब ये करती क्या है? ये उसने अपना पैसा यहां संग्रह कर लिया। ठीक है, संग्रह करने के बाद इसने क्या किया कि पैसे को 26 लाख रुपया इसने किसको भेज दिया? ये बादशाह को भेज दिया, बादशाह को भेज दिया। ठीक है, फिर इससे अपना उसने खर्च निकाला और अपनी बचत निकाल ली। लेकिन अब प्रश्न आता है कि ये सूबेदारी का क्या होगा? सूबेदार कहां से वेतन पाएगा? ठीक है ना, तो ये सूबेदार, ठीक है, ये इसको किसी प्रकार का कोई धनदेय नहीं था। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो शांति व्यवस्था बनाने वाले अधिकारी थे, ठीक है, ये क्या करेंगे? वेतन के अभाव में तो कार्य हो नहीं सकता था, इसलिए ये करेंगे क्या? रक्षक के स्थान पर ये भक्षक होते चले गए और पूरे बंगाल में अराजकता का दौर आ गया। ठीक है ना, यह अराजकता का दौर आ गया। इसीलिए पनिक्कर ने कहा था कि संपूर्ण बंगाल डाकुओं के राज्य में बदल गया था। और ठीक है ना, अब इसके बाद आपके सामने एक चीज और हम बता दें, ठीक है, कि रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में क्या क्या वर्क किया है। ठीक है, तो देखिए ड्वेल सिस्टम भी आपको हमने समझा दिया। अब देखिए रॉबर्ट क्लाइव का, इससे क्या फायदा होगा रॉबर्ट क्लाइव को? अगर बंगाल में चारों ओर अराजकता फैलेगी तो इससे रॉबर्ट क्लाइव को क्या लाभ मिला या अंग्रेजों को क्या लाभ मिला? जाहिर सी बात है कि नवाब बदनाम होता जाएगा और बंगाल की जनता, ठीक है, अपने नवाब से मोह भंग कर बैठेगी। ठीक है, अब ये देखिए रॉबर्ट क्लाइव का क्या क्या वर्क है। तो एक तो उन्होंने क्या किया कि प्रशासनिक सुधार किया था। ठीक है, ये जो प्रशासनिक सुधार है इसमें वही दैत प्रणाली किया। दूसरा कार्य इन्होंने क्या किया? तो आप कहेंगे व्यापारिक सुधार किया था। व्यापारिक सुधार में क्या है? देखिए प्रारंभिक जो वीडियो हमारे थे उसमें हमने आपको बताया था कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित करने की लाचारी क्या थी। तो आप ये कह देंगे कि लाचारी ये थी कि कंपनी के कर्मचारी अपना निजी व्यापार करते थे। कंपनी के जो कर्मचारी हैं, जाहिर सी बात है कि अपना निजी व्यापार कर रहे हैं, तो जब निजी व्यापार करेंगे तो उनको कंपनी के व्यापार में कोई रुचि नहीं थी। तो चारों ओर ये भ्रष्टाचार फैला हुआ था। तो इसलिए इन्होंने किया क्या, रॉबर्ट क्लाइव ने किया क्या कि एक नियम दे दिया। क्या नियम दे दिया? कि अब कोई गिफ्ट नहीं लेगा, मतलब कोई भी कर्मचारी गिफ्ट नहीं लेगा। ये इन्होंने क्यों रोक दिया? गिफ्ट लेने से और भ्रष्टाचार से क्या मतलब है? जाहिर सी बात है कि कंपनी के कर्मचारी जो भ्रष्टाचार से आय प्राप्त करते थे उसको छिपाने के लिए वो कहते क्या थे कि ये हमें धन गिफ्ट में मिला है। ठीक है, तो उन्होंने व्यापारिक सुधार में एक कार्य किया कि लोगों को उपहार लेने से, लोगों का मतलब यहाँ पे कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों को उपहार लेने से रोक दिया। और एक कार्य इन्होंने और किया था, और वो क्या था? सोसाइटी फॉर ट्रेड बना दिया था। सोसाइटी फॉर ट्रेड मतलब व्यापार समिति बना दिया था। ठीक है, इस व्यापार समिति का निर्माण उन्होंने कब किया था? 1765 में ही किया था। इसमें उन्होंने क्या किया? व्यापारिक समिति में क्या किया? देखिए ये चीज याद रखिएगा, नमक, सुपारी और तंबाकू। ठीक है ना, नमक, सुपारी और तंबाकू, इन 3 चीजों पर व्यापार करने का अधिकार कंपनी को सौंप दिया। अब इन तीनों के व्यापार से जो लाभ आता था इसको इन्होंने क्या किया? कंपनी के कर्मचारियों के बीच में, ठीक है, पद सोपान, मतलब जैसा पद है उसी के आधार पर ये हिस्सेदारी दे दिया। ठीक, इसके बाद एक चीज आपको और जानना होगा।
ठीक है, वो क्या है, रॉबर्ट क्लाइव के काल में श्वेत विद्रोह हुआ है, व्हाइट म्यूटनी जिसे कहा जाता है, मतलब अंग्रेज लोगों ने ही, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के विरुद्ध विद्रोह किया था, रॉबर्ट क्लाइव की हत्या की कोशिश भी की थी। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि व्हाइट म्यूटनी क्या है या श्वेत विद्रोह क्या है रॉबर्ट क्लाइव के काल का। तो देखिए, श्वेत विद्रोह, ठीक है, किसने किया, अंग्रेजों ने किया है। किसके विरुद्ध किया है, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के विरुद्ध किया है। क्यों किया है, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल प्रेसिडेंसी के सैनिकों को दिया जाने वाला भत्ता रोक दिया था, जाने वाला भत्ता या अलाउंसेज, ठीक है, ये दिया जाने वाला जो भत्ता है, ये अलाउंसेज है, इसे रोक दिया। एग्जैक्टली ऐसा क्यों उन्होंने किया, जाहिर सी बात है कि ये जो भत्ता है या अलाउंसेज है, ये कौन दे रहा था, मीर जाफर दे रहा था। तो जब तक मीर जाफर देता रहा, तब तक तो कंपनी के गवर्नरों ने या अधिकारियों ने किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन जब मीर जाफर हटा दिए गए और कंपनी ने ही शासन संभाला, तो यह पैसा किसको देना पड़ता था, यह पैसा कंपनी के कोष से जाएगा, तो इससे कंपनी के कोष पर एक भार पड़ रहा था, इसलिए उन्होंने इसको हटाया था। दूसरा रीजन एक और भी था कि कंपनी की जो फौज थी वह 3 भागों में बटी थी। एक फौज तो बंगाल में थी, दूसरी फौज ये मद्रास में थी, और तीसरी फौज ये बॉम्बे में थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में थी। ठीक है ना, तो अब बंगाल प्रेसिडेंसी के जो सैनिक अधिकारी हैं, इन सैनिक अधिकारियों को क्या हुआ, ये भत्ता मिल जाने से इनका वेतन बढ़ जाता था, क्योंकि ये भत्ता उनके वेतन का अंग था, जबकि मद्रास और बॉम्बे के लोग समान पद पर रहते हुए असमान वेतन पा रहे थे। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने किया क्या कि श्वेत विद्रोह किया था। किसने, अंग्रेज सैनिकों ने, अधिकारियों ने। और ये विद्रोह कहां कहां हुआ था, 2 स्थान याद रखिएगा, एक इलाहाबाद कैंट है और दूसरा है मुंगेर कैंट। ठीक है, तो जब इन लोगों ने विद्रोह किया तो सभी ने क्या किया कि विरोध स्वरूप इस्तीफा दे दिया। रॉबर्ट क्लाइव ने इस इस्तीफे को स्वीकार कर लिया। ठीक है, और इसके बाद आपको याद रखना होगा कि रॉबर्ट क्लाइव ने 1767 में इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद जब ये गए थे तो इनके ऊपर मुकदमे चलाए गए थे, भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर के इनके ऊपर मुकदमे चलाए गए थे। वो अलग की बात है कि यह उससे मुकदमे को जीते, निर्दोष सिद्ध किए गए। ठीक है, और एक चीज आप और याद रखिएगा कि 1774 में रॉबर्ट क्लाइव ने स्टॉपलेटन में आत्महत्या कर लिया था। और इस प्रकार से हमने, देखिए, रॉबर्ट क्लाइव ने 1774 में, ठीक है, स्टॉपलेटन लेटन, ठीक है, यहीं पर उन्होंने आत्महत्या कर लिया था। यह स्थान आपके लिए जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजा राम मोहन राय की मौत भी, ठीक है, मेनिंजाइटिस नाम के एक डिजीज से या मस्तिष्क ज्वर से स्टॉपलेटन में ही हुई थी। वो अलग की बात है कि स्टॉपलेटन में मरने के बाद उनको ब्रिस्टल में दफन किया गया था। तो आपने देखा कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु और रॉबर्ट क्लाइव की मृत्यु स्टॉपलेटन में ही हो रही है। ठीक, अब जो अगले गवर्नर आएंगे वो कौन आएगा, ठीक है, तो अगले जो गवर्नर आएंगे वो हैरी बेरेलिस्ट आएंगे। हैरी बेरेलिस्ट, इनका जो समय होगा वह 1767 से 1769 का होगा। ठीक है, अब हैरी बेरेलिस्ट का कार्य क्या है, देखिए, हैरी बेरेलिस्ट ने के आते ही प्रथम मैसूर युद्ध शुरू हो जाएगा। ठीक है, प्रथम मैसूर युद्ध शुरू होगा। ठीक है ना, कब तक, ये 1767 से 1769, ये प्रथम मैसूर युद्ध का भी समय है। जैसे अगले चैप्टर में जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम आपको, ठीक है, मैसूर स्टेट के नाम से इसे बताएंगे। ठीक है,
हैरी बर्लेस्ट ने दूसरा कार्य क्या किया था? सोसाइटी फॉर ट्रेड को 1768 में सोसाइटी फॉर ट्रेड को समाप्त कर दिया था, ठीक है। और इसके बाद ये वापस चले गए थे, ठीक। फिर आते हैं कार्टियस, इनके स्थान पर हैरी बर्लेस्ट के उत्तराधिकारी बनते हैं कार्टियस। अब कार्टियस का जो समय है वो कितना है? 1769 से, और ये 1772 का कार्यकाल है इनका। तो इनके काल में देखिए 1770 में दो बातें होंगी। एक तो बंगाल में अकाल पड़ेगा, और दूसरी चीज आप जान लें कि सन्यासी विद्रोह हुआ था, ठीक है ना। अब ये सन्यासी विद्रोह 1770 में हुआ था, ठीक है। लेकिन सन्यासी विद्रोह का बताने का ये समय नहीं है, इसको लिया जाएगा जब हम विद्रोह बताने लगेंगे तब लेंगे, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं अगले गवर्नर के रूप में वॉरेन हेस्टिंग को, मतलब कार्टियस के वारिस या उत्तराधिकारी बनकर के कौन आ रहा है? वॉरेन हेस्टिंग आ रहे हैं, ठीक। तो आइए देखते हैं वॉरेन हेस्टिंग। तो वॉरेन हेस्टिंग में आप एक बात याद रखिएगा, क्या वो ये, पहले तो आप इनका नाम लिखिए, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स, ये आ रहे हैं। तो वॉरेन हेस्टिंग का जो समय हम लिख रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, 1772 लिख रहे हैं, 1772 से 1774 लिख रहे हैं, ठीक। और फिर लिख रहे हैं 1774 से 1785 लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए जो 1772 से 1784 है, इस बीच में यह बंगाल के गवर्नर हैं, ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी के ये गवर्नर हैं, ठीक है। अब इसी बीच में 1773 का मतलब 1773, ठीक है, में क्या आ रहा है? रेगुलेटिंग एक्ट आ जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट आता है, ठीक। अब जब ये रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट से क्या होगा? वॉरेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, गवर्नर जनरल बनाया जाता है, ठीक। तो आप एक चीज याद रखिएगा, ये गवर्नर जनरल कहाँ के गवर्नर जनरल हैं? ये गवर्नर जनरल देखिए आपकी बहुत सारी किताबों में और बहुत सारे नोट्स में लिख दिया जाता है कि यह भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है। नहीं, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल नहीं है, ये गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी है, मतलब फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी, या इनका दूसरा नाम आप कर सकते हैं गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल कहिए, या फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी कहिए, ठीक है। तो प्रेसिडेंसी का मतलब वही तीन प्रांत, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, ठीक। तो अब हम देखते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग के क्या क्या कार्य हैं, ठीक है। तो पहली चीज आप याद रखिएगा कि वॉरेन हेस्टिंग का जो कार्य है वो पहला कार्य हम दिखा दें जुडिशरी के लिए है, जुडिशरी, ठीक है, या न्यायपालिका के क्षेत्र में है, न्यायपालिका के क्षेत्र में, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसको जानने से पहले आप ये लिख लीजिएगा, इन्हें भारतीय न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है, या भारतीय न्यायपालिका का जनक कहा जाता है, ठीक है। इन्हीं के काल में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी कलकत्ता में, ठीक है। और यह 4 सदस्यीय था, सुप्रीम कोर्ट जो बनाया गया ये 4 सदस्यीय है, 2, 3 और ये 4, ठीक है। तो एलिजा इम्पे साहब, एलिसा इम्पे, ये क्या है? ये चीफ जस्टिस हैं ये सुप्रीम कोर्ट के। दूसरे कौन है? दूसरे हैं चैम्बरलेन, चैम्बरलेन है। और तीसरे कौन है? ठीक है, तीसरे हैं लिमिस्टर, लीमेस्टर, लीमेस्टर, लीमेस्टर। और चौथा कौन था? ये मैंने भूल से हटा दिया था, लिमेस्टर। और चौथे हैं हाइट, ठीक है।
और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के साथ ही आपको एक चीज और याद रखना होगा कि भारत में रूल ऑफ लॉ की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। ठीक है, अब इनका दूसरा कार्य क्या है, तो आप कहेंगे आते इन्होंने रॉबर्ट क्लाइव की द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था। ठीक, कौन सी प्रणाली को? द्वैध प्रणाली को इन्होंने समाप्त कर दिया। ठीक, द्वैध प्रणाली भी कब समाप्त हो गई? 1772 में समाप्त हो गई थी। और इसी के साथ ठीक है, कंपनी जो है ये रियल दीवान बन गई थी। इसके पहले क्या था, वह अपने लोगों से कराती थी। ठीक है, लेकिन अब कंपनी खुद अपने नौकरशाही के द्वारा यह कार्य करेगी। एक चीज आपको और याद रखना होगा, ठीक है, कि 1772 में ही इन्होंने बोर्ड ऑफ ट्रेड या व्यापारिक बोर्ड की स्थापना किया था। ठीक है, इसके कुल 11 सदस्य थे। इसका कार्य क्या था? ठीक है, ठेकेदारी विधि या इजारेदारी विधि, ठेकेदारी या इजारेदारी विधि से कंपनी के लिए इजारेदारी ना। तो व्यापारिक बोर्ड की स्थापना कब हो रही है? 72 में हो रही है। कुल कितने मेंबर्स हैं? 11 मेंबर्स हैं। इसका कार्य क्या है? ये ठेकेदारी या इजारेदारी व्यवस्था से कंपनी के लिए माल खरीदती है। ठीक है, एक बात आपको और याद रखना है कि इसी वर्ष उन्होंने 1772 में ही उन्होंने व्यापारिक सुधार भी किया था। व्यापारिक सुधार किया, तो व्यापारिक सुधार में क्या इन्होंने किया? तो आप याद रखना कि इन्होंने दस्तक प्रणाली, ठीक है, दस्तक प्रणाली कल की वीडियो में आप देख लेंगे। ठीक है, आपको वहां पर ये पूरी जानकारी मिल जाएगी। दस्तक प्रणाली, ठीक है, या पास या परमिट दे करके जो व्यापार करने की विधियां थी उसको उन्होंने समाप्त कर दिया था। एक परिवर्तन और उन्होंने किया था कि चुंगी, ठीक है, जो हर स्थान पर ली जाती थी अब वो नहीं ली जा सकेगी। अब वह केवल 5 स्थानों से ही ली जाएगी, जिसमें हुगली है, कलकत्ता है, ठीक है, और मुर्शिदाबाद है, और कौन सा स्थान है? ढाका है, ठीक है, और पटना है। ठीक है ना, इन्हीं स्थानों से ही टोल टैक्स लिया जाएगा। शेष स्थानों से अब टोल टैक्स नहीं लिए जा सकेंगे। ठीक है, एक काम आप और कर दीजिएगा, 1772 में ही इन्होंने बादशाह शाह आलम को दी जाने वाली पेंशन को रोक दिया था। क्यों रोक दिया पेंशन? इसलिए इस पेंशन को रोक दिया था क्योंकि बादशाह शाह आलम ने मराठा पेंशन को स्वीकार कर लिया था। मतलब अब वो मराठों की पेंशन लेने लगे थे, तो इसलिए यह इलाहाबाद की संधि का उल्लंघन था। ठीक है, ऐसी स्थिति में इनकी पेंशन को रोक दी गई थी। ठीक, एक चीज आप और याद रखिएगा, 1772 में ही इन्होंने एक काम और किया था, और वो था पंचवर्षीय योजना लागू किया था, 5 ईयर प्लान लागू किया था। ठीक है, अब ये 5 ईयर प्लान क्या है? ठीक है, आप कहेंगे, ठीक है, इसके द्वारा राजस्व संग्रह की नीलामी की गई थी। मतलब जो हमको जितना ज्यादा राजस्व दे देगा हम उसी को ये ठेका दे देंगे, राजस्व वसूलने का ठेका देंगे। ठीक है, क्लियर? और यह 5 वर्ष के लिए है, मतलब 72 से, और ये कब तक चली है? 77 तक चली है। लेकिन इसके बाद इन्होंने इसको समाप्त कर दिया। ठीक है, और समाप्त करने के बाद पुनः 1 वर्षीय योजना लाई थी। कृपया ध्यान रखिएगा कि इसका उद्देश्य कहीं से भी भूमि सुधार नहीं है, अपितु राजस्व व्यवस्था में सुधार करना है। ठीक, एक चीज आप और याद रखिएगा कि 1774 में, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग ने एक काम और किया था, अपने अंगरक्षकों की नियुक्ति किया था। ठीक है, और ये जो अंगरक्षक हैं इसमें 50 सैनिक हुआ करते थे, और नीला पैंट और मैरून शर्ट इनका ड्रेस था। लेकिन ये चीज यहां ये महत्वपूर्ण है कि यही अंगरक्षक की सेना आज बदले हुए स्वरूप में, ठीक है, किस नाम से जानी जाती है? तो आप कहेंगे राष्ट्रपति के अंगरक्षक के नाम से जानी जाती है। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति के जो अंगरक्षक हैं इनका इतिहास कहां जा रहा है?
तो आप कहेंगे वॉरेन हेस्टिंग तक जा रहा है, मतलब वॉरेन हेस्टिंग ने ही पहली बार अंगरक्षकों की नियुक्ति का स्वरूप यह तय किया था। और आज भी भारतीय राष्ट्रपति की जो अंगरक्षक हैं उनका जो ड्रेस है वो नीला पैंट और मैरून शर्ट ही होती है। ठीक है, अब हम आपको कुछ चीजें और बता दें। यूनिफिकेशन ऑफ कॉइन्स, सिक्कों का, ठीक है, क्या किया था इन्होंने? एकीकरण किया था। ठीक है ना। अब सिक्कों का जो एकीकरण किया वह क्या था? जो तमाम प्रकार के सिक्के चल रहे थे उन समस्त सिक्कों को इन्होंने वापस लेकर के कलकत्ता की टकसाल से एक प्रकार का सिक्का जारी किया था, मतलब समस्त सिक्कों को वापस ले लिया। ठीक, और कलकत्ता की टकसाल से इन्होंने सिक्के जारी किया था, एक ही प्रकार का सिक्का जारी किया था। और एक चीज आपको और भी याद रखना है, और वो है सरकारी खजाने का हस्तांतरण। सरकारी जो खजाना है, ट्रेजरी है, इसको इन्होंने क्या किया? हस्तांतरण कर दिया, अर्थात मुर्शिदाबाद से ये लेकर कहां आ गए? ये कलकत्ता लेकर चले आए। ठीक है ना। अब इसके बाद इनके ऊपर एक आरोप लगेगा, और वो आरोप है नंद कुमार अभियोग, या नंद कुमार का आरोप लगेगा। नंद कुमार कौन है ये इसको देखा जाए। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं नंद कुमार का क्या इशू है। तो सबसे पहली चीज आप याद रखिएगा, नंद कुमार है कौन? नंद कुमार, ठीक है, अभियोग। तो देखिए जो नंद कुमार है ये क्या है? कलकत्ता का एक धनी व्यक्ति है। इसने क्या किया? वॉरेन हेस्टिंग पर यह आरोप लगाया था, वॉरेन हेस्टिंग पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने मिर्जाफर की विधवा, मिर्जाफर की विधवा कौन थी? मुन्नी बेगम थी। उन्हीं मुन्नी बेगम से 3.5 लाख रुपए रिश्वत लेकर के फिर मुबारक उद्दौला को इनका बेटा माना या मिर्जाफर का उत्तराधिकारी माना। ठीक है, ये आरोप लगा रहे हैं। कौन आरोप लगा रहे हैं? नंद कुमार लगा रहे हैं। किसके ऊपर लगा रहे हैं? वॉरेन हेस्टिंग पर यह आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने 3.5 लाख रुपए लेकर के, रिश्वत लेकर के ही, ठीक है, मुबारक उद्दौला को, किसको? मुबारक उद्दौला को किसका वारिस घोषित कर रहे हैं? मिर्जाफर का वारिस घोषित कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यह आरोप का जो मुकदमा था वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ा गया था। ठीक है, लेकिन नंद कुमार अपने अभियोग को पुष्ट नहीं कर पाए और इनको एलिजा इम्पे ने फांसी की सजा दे दी थी। ठीक है, और एक चीज आपको और याद रखना होगा, इन्हीं के काल में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नए परिवर्तन किए गए थे। क्या परिवर्तन किया गया? पहली चीज कि 1781 में कलकत्ता मदरसे की स्थापना हुई थी। ठीक है, दूसरी बात आप याद रखिएगा, 1784 में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य ये था कि जो प्राचीन भारत की गौरव गरिमा है उसी को लिपिबद्ध करना। ठीक है, और एक चीज आपको और याद रखना होगा, 1776 में ही इन्होंने मनुस्मृति का अनुवाद कराया था। मनुस्मृति का अनुवाद कराया किस नाम से? कोड ऑफ जेंटो लॉ के नाम से। कोड ऑफ जेंटो लॉ के नाम से अनुवाद कराया था, जेंटो लॉ। ठीक, एक चीज आपको और भी इसके अंदर याद रखना है, और वो क्या है? गीता और हितोपदेश। गीता, भगवत गीता और हितोपदेश, उपदेश, ये दो किताबों का अनुवाद विल्किंस ने, ठीक है, ये वॉरेन हेस्टिंग के कहने पर ही किया था। ठीक है,
और एक चीज आपको और याद रखना है, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था, ठीक है। और इस पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम की एक नई संस्था बनाई गई है, जिसे आपको बाद में बताया जाएगा, ठीक है। आज इतने ही, ठीक है। आप सभी को स्वर्ण कल की बधाई। थैंक यू।